वेलकम टू टेट ज्ञान। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो हम आज से अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। और आज मैं पहली बार क्लास ले रही हूँ, तो थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हो जाए तो ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहती थी कि अब आपको एकदम से, अब कहते हैं ना कि प्रिपेयर हो जाना है, क्योंकि अब सीटेट की डेट आ चुकी है। और आप लोगों को पता है कि हमारी सीटेट की डेट कब है? 31 जनवरी को, ठीक है, 2021 में। अब आप सबको, वैसे तो आप लोग फेमिलियर हैं कि सीटेट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, क्या क्या हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि 6 से लेकर 8 तक के लिए अगर आपको टीचर बनना है तो आपको सीटेट सेकंड वाला पेपर पास करना होगा, जिसके की होते हैं हमारे हिंदी, इंग्लिश और साइको। ठीक है, ये तो आपको पता है कि हिंदी हमारा 30 मार्क्स, इंग्लिश हमारा 30 मार्क्स और साइकोलॉजी 30 मार्क्स का आता है। लेकिन एक एक्स्ट्रा होता है एसएसटी। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और पूरा ये कितने 60 नंबर इसमें होते हैं जुड़े हुए। इसीलिए हम क्या करते हैं, सेकंड पेपर में सबसे ज़्यादा किस पर निर्भर करते हैं? अपने एसएसटी सब्जेक्ट पर। और ये जो एसएसटी है, मैं पूरी तरह से कह सकती हूँ श्योरली कि ये एनसीईआरटी बेस्ड होती है, उससे बाहर आती ही नहीं है एसएसटी। तो जो आपका कंटेंट है वो एनसीईआरटी बेस्ड होना ही चाहिए, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, एसएसटी में आप लोगों को पता ही है कि हिस्ट्री, जियो यानी ज्योग्राफी, पॉलिटी और कुछ हद तक इको इसमें इंक्लूड होता है। कई बार आ भी चुका है, आप लोगों ने देखा होगा सीटेट में कि क्वेश्चंस आता है कि हमारे जो कहते हैं ना कि एसएसटी यानी सोशल साइंस में, सोशल सामान्य ज्ञान, सामाजिक ज्ञान में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आपको इन 3 को काउंट करना है, इको को नहीं करना। क्योंकि इको जब आप आगे पढ़ेंगे 7th या उस ज्योग्राफी में स्पेशली 7th या 8th में इंट्रोड्यूस हुई है। ठीक है, तो ये इंक्लूड है इसके अंदर। तो हमारे ये 3 मेन सब्जेक्ट हैं, जैसे कह सकते हैं कि इनको हमें अच्छे से घोट के पीना है, समझ के, रटना नहीं है, समझना है। मैं बार बार बोलती हूँ, जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट उन्हें पता है, मैं रटाती नहीं हूँ, मैं कहती हूँ समझ के अपने आप पढ़ो और उसे फिर लर्न करो। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम। तो आज मैं आपको ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कराऊंगी, जो हमारे 6th क्लास पे बेस्ड है। 6th का फर्स्ट चैप्टर है और उसका नाम है हमारा सौर मंडल में पृथ्वी, यानी द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, आपको पता ही है कि सौर मंडल मतलब सूर्य से संबंधित जितने भी ग्रह हैं, जितने भी उपग्रह हैं, उन सब का जहाँ पर एक जगह जो एकत्रित होते हैं, उन सब के परिवार को हम लोग शॉर्ट नोट पर बोल सकते हैं कि हम उसको क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पूरी कहते हैं ना कि नॉलेज लेंगे। मैं इसी के बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ, थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी। तो आप लोगों को ये सब अपना नोट डाउन भी करते रहना है पेन और पेपर के साथ। ये नहीं कि सिर्फ हम वीडियो देख रहे हैं और बंद कर रहे हैं। जो कुछ भी हम लोग लिखवा रहे हैं उन सबको आपने अपने पेपर पर नोट डाउन करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, सबसे पहले आपने देखा होगा कि हम लोग जब भी आसमान में देखते हैं हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। क्या क्या नज़र आता है? सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा मात्रा में है, सबसे ज़्यादा दिखने वाले क्या होते हैं? वो तारे। और ये जितनी भी चीज़ें, तारे, सूर्य, चंद्रमा या और भी चीज़ें जितनी भी दिखती हैं, उन सब को हम कहते हैं खगोलीय पिंड। ठीक है, उन सबको क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। इंग्लिश में बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम लोग देख रहे हैं आसमान में, चाहे वो सितारे हैं, चाहे वो चंद्रमा है, चाहे वो क्या कहते हैं सन है हमारा, चाहे उससे रिलेटेड उल्का पिंड, कई बार आप देखते होंगे आकाश पे कुछ चमकीली सी चीज़ें आती हैं जो बड़ी तेज़ी से आ रही होती है हमारे अर्थ की तरफ। वो सभी चीज़ें जो भी हमें आसमान में दिख रही हैं, वो सब क्या कहलाएंगे? हमारे खगोलीय पिंड। और सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी मात्रा में क्या पाए जाते हैं?
जब भी आप छत पर या ऊपर देखते हो रात के तरफ, रात के समय आसमान में, तो क्या नज़र आते हैं? सबसे ज़्यादा हमें नज़र आते हैं हमारे तारे। तारों को सब जानते हैं, बहुत तेज़ी से सब चमकते हैं। कुछ इस तरह का आप लोग जब भी बनाते हैं तो इस तरह की ड्राइंग बनाते हैं तारे। तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो तारे होते हैं ये कुछ खगोलीय पिंड, एक बार मैं आपको रीड करवा देती हूँ। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, यानी कि ये तारे जो हम लोगों को पास से नज़र, दूर से नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, ये बहुत बड़े बड़े आकार के भी हो सकते हैं, ठीक है, और होते ही हैं, लेकिन हम लोगों को ये बहुत दूर नज़र आते हैं, बहुत दूर से नज़र आ रहे हैं, इसलिए छोटे नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, और जो गर्म चीज़ होगी वो क्या करती है? अपने में से एनर्जी को रिलीज़ करती है, मतलब कह सकते हैं कि प्रकाश को उत्सर्जित करती है। तो ये तभी हमें चमकते हुए, टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं ये तारे, ठीक है। तारे क्या होते हैं? कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। तारों में गैस और ऊष्मा, पता है आपको, गैस में गर्मी होती है, ऊष्मा यानी गर्मी, वो सब निकलते हैं, उसी से उससे प्रकाश प्रकाशित होता है, ठीक है। ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित, मतलब होता है बाहर से निकालना, एक्सकर्जन जिसे कहते हैं, बाहर निकालना। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। और ये इसको नोट डाउन कर लो, सूर्य भी एक तारा है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको हाईलाइट करनी है। क्वेश्चन कई बार आता है कि सूर्य क्या है? ग्रह है, उल्का पिंड है, क्या है? सूर्य एक तारा है, ठीक है। इसके बारे में आपको जब मैं बाद में, जब हम पूरा सोलर प्लैनेट का वो करेंगे ना, उसके परिवार के, तब मैं आपको सूरज के बारे में और एक्स्ट्रा बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं तारे। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। अब आप कहोगे कि सूर्य जो एक तारा है, सूर्य भी एक तारा है, लेकिन ये तारों की शेप और सूरज की अलग अलग होती है। तारे कुछ इस तरह से नज़र आते हैं हमें, और सूरज ऐसे। वो इसलिए कि सूरज हमारे सबसे नज़दीक का तारा है। क्या है सूरज? सबसे नज़दीकी तारा पृथ्वी का, सबसे नज़दीकी तारा, सबसे नियरेस्ट है वो हमारी अर्थ के, इसलिए वो हमें पूरा गोल, जो भी उसका शेप है पूरा गोल वो दिखाई देता है। और जो तारे हैं वो हमसे बहुत बहुत दूर है, इसलिए वो दूर से जब नज़र आते हैं तो तब ऐसे लगता है कि कोई प्रकाश, जैसे कहते हैं ना, उत्सर्जित हो रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से चारों तरफ से बिखर जाती है उसकी एनर्जी, और वो इस तरह से ट्विंकल करते हैं, ऐसे ट्विंकलिंग करके। इसलिए हम सोचते हैं कि स्टार, जो हमारे स्टार्स हैं और सूरज अलग है, बट ये याद रखना कि सूरज एक तारा है और वो पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है, इसलिए वो हमें गोल नज़र आता है बजाय और तारों के। और तारे हमें उस शेप में नज़र नहीं आते हैं। तो ये चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। इस लाइन का मतलब ही यही है कि जो तारे हैं वो क्या हैं? वो भी सूर्य के समान ही हैं, यानी उनमें भी उतनी ही ऊष्मा है और उतना ही प्रकाश है। और अगर हम उनके नज़दीक भी जाएंगे ना, तो जैसे सूरज के बारे में आप लोगों ने सुना है ना कि सूर्य के नज़दीक जाकर हम लोग कहते हैं कि जल जाएंगे, हम सहन नहीं कर पाएंगे। सेम कंडीशन तारों के साथ भी, अगर हम तारों के पास गए तो वो खुद में क्या है? सूर्य है, और अगर हम उनके पास जाएंगे तो हम जल सकते हैं, हम उनकी गर्मी को सहन नहीं कर सकते। तो सूर्य और तारे दोनों बराबर हैं, यानी तारे, सूर्य भी एक तारा है, ये याद रखना। लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते। अब सूर्य क्योंकि हमारे सबसे नज़दीक है, ये हमारी अर्थ है, और ये क्या है? सन। सबसे नज़दीक का तारा कौन सा? और ये क्या है? एक तारा, ठीक है। तो सबसे नज़दीक, सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? सूर्य। इसीलिए सूरज की गर्मी से हम लोगों को गर्मी मिलती है। सूर्य के कारण ही दिन और रात होते हैं, ठीक है, बजाय और तारों के। और तारे कोई यहाँ है, कोई पता नहीं कहाँ, कितनी दूरी पर है, इसलिए हम लोगों को उनकी जो गर्मी है वो महसूस नहीं होती है। तो इस लाइन का यही मतलब है कि वे हमसे बहुत दूर होने के कारण, कौन? तारे,
जो हमसे बहुत दूर हैं, हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं और वे अत्यंत छोटे दिखाए, यानी बहुत टाइनी ऑब्जेक्ट्स लगते हैं, वो बहुत ही छोटे। हमें कई बार लगता है अरे वो उच्च तारा, लेकिन वो भी क्या है, एक सूरज के जैसा ही है, गर्म खगोलीय पिंड। ठीक है, नेक्स्ट हम आ गए हैं, जब हम रात्रि में आसमान की तरफ, ये तो मैंने आपको बताया तारे, ठीक है, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों की विभिन्न छोटे छोटे, आपने देखा होगा जब रात को पैटर्न्स बनते हैं, पैटर्न्स को बोल सकते हैं हम अलग अलग आकृतियाँ, ठीक है, तारों द्वारा बनाई गई आकृतियाँ, आकृतियाँ तारों द्वारा बनाई गई। ठीक है, थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड है, आप जो मैं बोल रही हूँ आप लोग उसे नोट डाउन करो शॉर्ट नोट में। ठीक है, पैटर्न्स, यानी पैटर्न्स क्या होते हैं, आकृतियाँ। कई बार हम जब रात को देखते हैं बिल्कुल खुले आसमान में, तो हमें लगता है कुछ तारे जैसे ग्रुप में हैं, कुछ ग्रुप में मिल जाते हैं, जैसे कि ये ठीक है, ऐसे जा रहे हैं, 7 तारों का समूह जिसे बोलते हैं सप्तऋषि। कुछ ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स हमें अलग अलग ही कुछ ग्रुप में जुड़े हुए हैं। जब तारे कुछ समूहों में एकत्रित हो जाते हैं और एक नई आकृति बनाते हैं, उससे बोला जाता है नक्षत्र मंडल, ये रहा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। ठीक है, कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं ये, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। कॉन्स्टलेशन वो आकृतियाँ होती हैं जो तारे समूह में रहकर बनाते हैं और बहुत खूबसूरत नज़र आती है। कभी आप नोट करना, ये देखना, सप्तऋषि, ये इसके 4 छोटे तारे हैं और ये 3 और, तो जब हम देखेंगे तो ये 7 तारों का समूह है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, सप्तऋषि। ठीक है, नक्षत्र मंडल के और भी उदाहरण हैं, एक हमने देख लिया सप्तऋषि, ठीक है, दूसरा हमारा है उर्सा मेजर। ठीक है, ये उर्सा मेजर या बिग बेयर, इस पर भी आप अंडरलाइन करेंगे, बिग बेयर और उर्सा मेजर। ठीक है, एक ये सेम यही, इसको यही बोलते हैं। ठीक है, इसे यही बोल, बिग बेयर, उर्सा मेजर या सप्तऋषि। ये आपको 3 याद करने, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में ये तीनों को मेंशन किया हुआ है, बिग बेयर, अर्सा मेजर और सप्तऋषि। ये 7 तारों का समूह है, किसके बारे में बताया गया, सप्तऋषि के बारे में, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है। ठीक है, अर्सा मेजर या बिग बेयर बहुत बड़ा नक्षत्र मंडल है, यानी कॉन्स्टलेशन है, और उसका एक पार्ट क्या है हमारा, सप्तऋषि। एक और लिख सकते हो आप, ओरियन। ठीक है, इसी में मैं लिख रही हूँ, एक सप्तऋषि और दूसरा है हमारा ओरियन। दूसरा है हमारा ओरियन, हिंदी में लिखेंगे ओरियन। ठीक है, आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा थोड़ा सा बता रही हूँ, वैसे आपको सप्तऋषि याद रखना। सप्तऋषि किस नक्षत्र मंडल का उदाहरण है, अर्सा मेजर या बिग बेयर का। दोबारा से हमने अभी तक क्या किया है, तारे वो खगोलीय पिंड है जिनमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है और जो बहुत ज़्यादा चमकते हैं, जो बहुत दूर से भी हमें दिखाई देते हैं। और उसी का एक उदाहरण क्या है हमारा, सूर्य भी एक तारा है, क्योंकि वो चमकता भी है और उसमें ऊष्मा भी होती है, और उस ऊष्मा को हम फील भी करते हैं, क्योंकि जो गर्मी और सर्दी, जो भी दिन रात जो भी बनते हैं, वो सूर्य के ही अनुसार होता है। ठीक है, सूर्य की ही गर्मी से हम लोगों को बोल सकते हैं कि हम लोग महसूस करते हैं सूर्य की गर्मी को। और जो होते हैं, सूर्य भी एक तारा है। फिर हमने पढ़ा कि जो तारे होते हैं वो हमें इतने छोटे छोटे क्यों नज़र आते हैं, तो तारे हमसे बहुत बहुत दूर हैं। ठीक है, हमारी अर्थ यहाँ है और तारे हमसे बहुत दूर हैं, तो इसीलिए अपनी दूरी के कारण वो हमें बहुत छोटे छोटे नज़र आते हैं। लेकिन अब आप कहोगे, हमने पीछे करा कि जो सूर्य है वो हमें क्यों इतना बड़ा नज़र आता है और उसकी गर्मी हम क्यों बर्दाश्त कर लेते हैं, क्यों हमें महसूस होती है उसकी गर्मी, क्योंकि वो पृथ्वी के नज़दीक, सबसे नज़दीकी तारा पृथ्वी का सूर्य है। ये आप अंडरलाइन कर लो, क्योंकि कई बार आते कि पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा कौन है, तो आप कहोगे सूर्य। ठीक है,
नेक्स्ट हम चलते, फिर मैंने आपको बताया था कॉन्स्टलेशन, ठीक है। आसमान में जब तारे बहुत सारे ग्रुप में जुड़ जाते हैं और छोटे छोटे आकृतियाँ पैटर्न्स बनाते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, कॉन्स्टलेशंस। हिंदी में कहेंगे हम नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल हमारे कौन कौन से हैं, आपको मैं बार बार कह रही हूँ, एनसीईआरटी में जो लिखा है सिर्फ वही हमें याद करना है, उर्सा मेजर और बिग बियर। और इसका एक उदाहरण आप लोग कभी भी छत पर जाकर या जहाँ से भी आपको आसमान नज़र आए आप ये देख सकते हो, सप्तऋषि आराम से दिख जाता है ये, ठीक है। सप्तऋषि यानी 7 तारों का समूह, सप्तऋषि, ठीक है। और इसका एक और उदाहरण मैंने लिखवाया था, ओरियन, ठीक है। सप्तऋषि 7 तारों का, यानी तारों का अलग अलग पैटर्न है इस तरह से, कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 7 तारों का समूह है। फिर हमने यहाँ तक हमने रिवाइज कर लिया है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, ये हमारा उर्सा में जो मैंने आपको कहा था, ये देखिए ये अलग अलग तारे हैं, ये देखो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये क्या है हमारा, ये हमारा है सप्तऋषि, ठीक है। ये देखिए 7 है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 तारों का समूह, तारों का समूह। और आप इसे ये भी देख सकते हैं कि ये किसके अंदर है, ये किसके अंदर है, हमारे उर्सा मेजर। मेजर, ठीक है, अर्सा मेजर भी कहते हैं, उर्सा मेजर। अर्सा मेजर का एक पार्ट क्या है, सप्तऋषि। सप्तऋषि मतलब 7 तारों का समूह। ये अगर आपको ज़्यादा अच्छे से करना है तो छोटा सा आप एक कोने में ये बना सकते हैं डायग्राम, वैसे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इसका एक पार्ट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अब आप लोग कहोगे कि पहले ज़माने में हम लोग जब चलते थे तो हमें समय का पता कैसे चलता था। तो आप लोगों को ये याद होगा कि जो तारे हैं ये बहुत सालों से रहे होंगे, अनगिनत, ठीक है। तो प्राचीन काल में जब बहुत हज़ारों साल पहले लोग रात्रि में जब दिशा का निर्धारण, मतलब हमें पता कैसे चला कि हमारी ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। तो दिशा का निर्धारण भी कौन करवाता है, हमारे तारे। और सबसे एक तारा जो है वो हमेशा एक ही दिशा में रहता है, उत्तर दिशा में, जिसे क्या बोला जाता है, पोल स्टार, जिसे कहते हैं ध्रुव तारा। ऐसा माना जाता है या सच भी है कि जो ध्रुव तारा है वो हमेशा उत्तर दिशा को संबोधित करता है, इसीलिए उसे नॉर्थ स्टार भी बोला जाता है, या फिर हम उसे पोल स्टार भी बोल सकते हैं, या फिर उसे ध्रुव तारा भी बोला जाता है। ध्रुव तारा बोला जाता है कि ज़्यादातर लोग नाम रखते हैं ध्रुव, यानी हमेशा एक जगह स्थिर रहता है वो। और कौन सी दिशा को संबोधित करता है, उत्तर दिशा। उत्तर दिशा, ठीक है। एक बार मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे, ठीक है। उत्तरी तारा, यानी उत्तरी तारा जिसे हम क्या बोलते हैं, ध्रुव तारा भी बोला जाता है और पोल स्टार भी बोला जाता है, या नॉर्थ स्टार भी बोला जाता है, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। उत्तर दिशा को बताता है, यह हमेशा उत्तर दिशा को डिफाइन करता है और उसी से ही बाकी दिशाओं का निर्धारण किया हमने, ठीक है। उत्तर दिशा, इसे ध्रुव तारा भी बोला जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, यानी एक स्थिर अवस्था है इसकी। और कौन सी अवस्था है, मतलब कौन सी दिशा है, उत्तरी दिशा। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। अब देखिए सप्तऋषि ये है, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं और ये हमारा सप्तऋषि है, तो यानी कि ये जो डायरेक्शन है ये क्या होगी हमारी, वो ये मैं यहाँ बना देती हूँ, ये क्या डायरेक्शन है, ये हमारा है पोल स्टार, ठीक है। ज्योग्राफी में आपको जो आकृतियाँ हैं उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है, मैप रीडिंग ये सब आपको बहुत ज़रूरी है, इसका ज्ञान लेना, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, सप्तऋषि। और अगर हम इसी एंगल में बिल्कुल सीधा देखें
ये यहाँ बनेगा, ये स्क्रीन पर ये रहा पोल स्टार, ठीक है। ये मैं मिटा देती हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हमने कर लिया है तारे, ठीक है। उत्तर दिशा को संबोधित करता है, जिसे पोल स्टार, ध्रुव तारा या फिर नॉर्थ स्टार बोला जाता है। नेक्स्ट तारे। अब हमने पढ़ा था कि जो भी खगोलीय पिंड, दोबारा से मैं बता रही हूँ आपको, खगोलीय पिंड क्या होते हैं। खगोलीय पिंड, दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ, खगोलीय पिंड वो पिंड होते हैं जो आसमान में हमें नज़र आते हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, वो तारे भी हो सकते हैं, वो ग्रह भी हो सकते हैं, वो जो भी हमें आसमान में नज़र आ रहा है वो सारे खगोलीय पिंड हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। सूर्य, चंद्रमा और वे सभी, यानी अनगिनत और भी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं और शायद हम लोगों को उनके नाम नहीं पता, वो सभी क्या कहलाते हैं, खगोलीय पिंड। हम दिन के समय चंद्रमा और इन छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? क्या कोई मुझे बता सकता है कि दिन के समय जो चंद्रमा होता है हम लोग उसे क्यों नहीं देखते? वो इसलिए नहीं देखते क्योंकि दिन के समय जब सूरज आता है तो सूरज की रोशनी चंद्रमा को दबा देती है, समझ गए। चंद्रमा इसीलिए रात को दिखता है क्योंकि सूरज जब अस्त हो जाता है। देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। यानी चंद्रमा और तारे अपनी जगह पर होते हैं, मगर सूर्य का इतना तेज प्रकाश आता है सुबह कि ये सब क्या हो जाते हैं, एकदम हिडन हो जाते हैं, छुप जाते हैं, जैसे बोल सकते हैं। और जैसे ही हमारा जो सन है, सनसेट होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, सनसेट होता है, सूर्य जाता है, तो उसके बाद अचानक से उभर कर बाहर इनकी छवियां हमें नज़र आने लग जाती हैं। क्योंकि सूरज की जो रोशनी होती है वो हर किसी चीज़ को, कहते हैं ना, अंधेरे को गायब कर देती है, वैसे इनको भी छुपा देती है। तो ये आपको याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि चंद्रमा और जो बाकी तारे हैं वो हमें सुबह नज़र क्यों नहीं आते हैं। क्योंकि इसका आंसर ये आएगा कि जो सूर्य की रोशनी है, जो सूर्य की ऊष्मा और एनर्जी बाहर आ रही है, निकलती है, उससे ये जो बाकी जो चंद्रमा और अन्य जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब क्या हो जाते हैं, छुप जाते हैं, ठीक है। उनकी चमक हमें नज़र नहीं आती क्योंकि उनकी चमक सूर्य के आगे धूमिल है, यानी कम है, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते, ठीक है। द सन, द मून एंड द ऑल ऑब्जेक्ट्स, जब भी ये चीज़ें आएंगी आपको ये ऑब्जेक्ट्स में याद रखना है। स्टार, उल्कापिंड, एस्ट्रॉयड्स, कई चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। आगे मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगी। तो आगे से कभी भी ऑब्जेक्ट शब्द आए ना, यानी अन्य, तो इसमें सब कुछ इंक्लूड है जो भी आपको आसमान में नज़र आ रहा है, ठीक है। नेचुरल चीज़ें, मैं अभी नेचुरल की बात कर रही हूँ, जो हमें आसमान में अपने आप जो चीज़ें बनी हैं प्राकृतिक तौर पर जो हमें नज़र आती हैं वो सब खगोलीय पिंड है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे, ग्रह। अब हमने तारों के बारे में तो पढ़ लिया, ठीक है। तारे क्या होते हैं, दोबारा से रिवीजन करते हैं। तारे जिसमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है और जो क्या कहते हैं, बहुत दूरी पर भी चमकते हैं, चमकना यानी तारे ट्विंकलिंग करते हैं। और फिर दूसरा क्या होगा उसका ऑपोजिट, ग्रह। ग्रह क्या होते हैं, आपको पता है, हम लोग सबको पता है ये कि हम लोग किस पर रह रहे हैं, पृथ्वी पर। और पृथ्वी क्या है, हमारी एक ग्रह, ठीक है। पृथ्वी क्या है, हमारी एक ग्रह। तो ये पृथ्वी है क्या, अभी हमने तारे पढ़े, हम तारों पर क्यों नहीं रहते। तारों और पृथ्वी, तारे और ग्रह में एक फ़र्क ये है कि तारे क्या हैं, गैस के गोले हैं, ठीक है। तारे क्या हैं, एक गैस के गोले हैं, और जो पृथ्वी यानी और ये जो हमारे ग्रह हैं ये ठोस हैं, मजबूत हैं, जिसके ऊपर हम खड़े हो सकते हैं, ठीक है। ये ठोस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और ये वो होते हैं, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। ये चीज़ आप लोग अंडरलाइन किया कीजिए, जो अलग से लिखा हुआ है। तारे जिनमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, और प्लैनेट यानी ग्रह जिनमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। जो किसकी ऊष्मा और प्रकाश से चमकते हैं, सूर्य की या अन्य तारों की।
सूर्य की स्पेशली, हमारी पृथ्वी तो सूर्य की रोशनी से दिखाई देती है, ठीक है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह क्या होते हैं? जिनमें अपनी ऊष्मा, अपना प्रकाश नहीं होता और जो तारों की ऊष्मा और प्रकाश से चमकते हैं या दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रह अंग्रेजी के शब्द प्लैनेट से बना है, ठीक है। ज़्यादातर शब्द ग्रीक भाषा से आए हैं। अंग्रेजी के शब्द प्लैनेट से बना और ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई। प्लैनेट शब्द किससे बना है? प्लैनेटाई। और प्लैनेटाई किसका शब्द है? ग्रीक का, ये याद रखना, ये मत कर देना इंग्लिश का। इंग्लिश का शब्द है प्लैनेट और ग्रीक का शब्द है प्लैनेटाई, दोनों डिफरेंट है। प्लैनेटाई किसका है? ग्रीक का शब्द है और प्लैनेटाई से हमारा क्या बना है? प्लैनेट बना है, ठीक है। शब्द जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। क्या होता है परिभ्रमक? परिभ्रमक होता है चक्कर लगाना, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमना, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। यानी ये जो ग्रह हैं ये चारों ओर घूम रहे हैं। और किसके? ये तो सबको पता है कि जो जितने भी ग्रह हैं ये किसके आगे पीछे घूम रहे हैं? सन के, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी भी, यानी हमारा जो ये है सूर्य, इसके चारों तरफ ये ग्रह क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। और एग्जैक्ट क्या वर्ड है उसका? उसका वर्ड है परिभ्रमक, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है वॉन्डरर्स, ये रहा, ठीक है। वॉन्डरर्स मीन्स क्या होता है? विच वी द अर्थ इज ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट, ये रहा ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई, विच मीन्स वॉन्डरर्स, ठीक है, जो घूमना, परिभ्रमक की तरह घूमते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं। अब हम आ गए अर्थ पर। इसके बारे में हमको बहुत कुछ पता है कि यह एक क्या है? एक ग्रह है। और मैंने पहले बताया था जो पृथ्वी है और किससे लेती है अपना प्रकाश और ऊष्मा? आप बता सकते हैं? सबसे नियरेस्ट हमारा कौन सा तारा है? बिल्कुल सही, हमारा सबसे नियरेस्ट तारा क्या है? सूर्य। और सूर्य से ही ये सारा प्रकाश और ऊष्मा लेती है, ठीक है, पृथ्वी। तो अब यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा। यह मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूँ और फिर से आ चुका है, ठीक है। नज़दीक का तारा कौन सा है पृथ्वी का? सूर्य। और सूर्य की ही ऊष्मा और प्रकाश से पृथ्वी दिखाई देती है, पृथ्वी उस नज़र आती है, ठीक है, उस चमकती है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से अगर हम पृथ्वी को चंद्रमा पर खड़े होकर देखें, आपको पता है चंद्रमा पर जाते हैं बहुत, सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया था, यूरी गागरिन, और उसके बाद हमारे राकेश शर्मा भी गए। तो ये लोग क्या, अगर हम लोग भी वहाँ जाएं सपोज़ कीजिए, तो वहाँ से अगर हम पृथ्वी को देखेंगे तो कैसी नज़र आएगी? ये चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। क्यों? कोई बता सकता है कि जो पृथ्वी है, अगर हम चंद्रमा से देख रहे हैं पृथ्वी को, तो क्यों चमक रही है? क्योंकि उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और आसमान में अंधेरा है, और सूर्य की रोशनी जहाँ जहाँ पड़ती है वहाँ वहाँ हमें दिखाई देता है, इसीलिए अर्थ आसमान में चमकती है, ठीक है। चंद्रमा पर अगर हम खड़े हैं तो इस लाइन का मतलब आ गया आप लोगों को समझ? चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार दोबारा बता देती हूँ मैं ग्रह कि कुछ खगोलीय पिंड अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है उनमें, ठीक है। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनमें अपनी प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वो तो कहलाते हैं ग्रह। और कुछ खगोलीय पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश दोनों होता है और जो बहुत ही तेज़ी से चमकते हैं, वो तारे कहलाते हैं, ठीक है। ये खगोलीय पिंड क्या होते हैं? वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। यानी जो प्लैनेट हैं, ग्रहों को किसकी हेल्प की ज़रूरत होती है? तारों की। तारों के प्रकाश से हमारे जो ग्रह हैं वो भी चमकते हुए नज़र आते हैं। फिर आ गया था हमारा ग्रह, जिसे अंग्रेज़ी में, अब ग्रह को इंग्लिश में क्या बुलाता है? प्लैनेट। प्लैनेट शब्द आपको याद रखना है, प्लैनेट शब्द इंग्लिश का शब्द है, लेकिन ये किससे बना है? प्लैनेटाई, ठीक है। प्लैनेटाई शब्द है ग्रीक भाषा का। क्वेश्चन आ सकता है कि प्लैनेटाई किस भाषा का शब्द है और प्लैनेटाई से क्या मीनिंग है, प्लैनेटाई का क्या बना? तो आपको आंसर देना कि प्लैनेटाई तो ग्रीक भाषा का शब्द है और प्लैनेटाई से क्या बना है? प्लैनेट बना है, जिसका अर्थ हिंदी में क्या होता है? ग्रह, ठीक है। नेक्स्ट हम आ गए हैं ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई से शब्द से, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। क्या होता है प्लैनेटाई का अर्थ? परिभ्रमक, मतलब चारों ओर
घूमने वाला, चक्कर लगाने वाला, जैसे भंवरा लगाता है फूल के आगे, ऐसे ही सारे ग्रह किसके आगे चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य के आगे। ठीक है। नेक्स्ट है परिभ्रमक। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। कौन? सॉरी, पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम कहाँ रहते हैं, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। ठीक है। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा मैं बता चुकी हूँ कौन है? सूर्य है। तो यानी कि पृथ्वी सूर्य से ही अपना सारा प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करती है। ठीक है। पृथ्वी को अगर बहुत दूरी से देखेंगे, चंद्रमा से देखेंगे, तो पृथ्वी कैसे नजर आएगी? चमकती हुई गोल गोल। लेकिन वो क्यों चमक रही है? क्योंकि सूरज का प्रकाश उस पर प्रकट पड़ रहा है और इसीलिए वो हमें नज़र आ रही है। ठीक है। इतना आप लोगों को समझ आ गया? और ये जो बीच बीच में मैंने अंडरलाइन किए नहीं है, जहाँ पर भी नहीं शब्द होता है ना, उसको सबसे पहले देखा करो क्वेश्चन में इन चारों में से कौन सा नहीं है, तो नहीं पे पहले क्लिक करना है हमने, बाद में देखना है कि क्या है। ठीक है। तो वही चीज़ें नहीं है। यहाँ पर अगर छुपा देंगे कि कुछ खगोलीय पिंडों में प्रकाश एवं ऊष्मा होती है, अगर नहीं होता तो क्या होता है इसका आंसर? इसका आंसर होता है तारे। लेकिन नहीं है तो इसका आंसर क्या हो गया? ग्रह। नहीं से देखो चेंज हो गया आंसर। ठीक है। तो नहीं, और जहाँ पर भी नहीं हो उसमें अलग से अंडरलाइन करके हमें उसे पढ़ना है। कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ये सब जो मैंने निशान लगाया आप लोगों को भी लगानी है और ये सब लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट, उपग्रह। क्या होते हैं उपग्रह? कोई बता सकता है? सैटेलाइट्स। आप लोगों ने मंगल मिशन देखा है, बहुत सी चीज़ें सुनी है कि यार हमने तो सैटेलाइट छोड़ा था इंडिया ने या इसरो ने छोड़ा। क्या है ये? सैटेलाइट क्या होते हैं? उपग्रह एक खगोलीय पिंड, ये भी एक तरह का क्या है? पिंड है, खगोलीय पिंड। यानी इसमें भी कुछ होंगे, गुण होंगे जिसकी वजह से हमने इसको खगोलीय पिंड बोला है। ये भी हमें नज़र आते हैं आसमान में। ठीक है। जो ग्रह, और ये भी क्या होते हैं? ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर बाकी के ग्रह चक्कर लगाते हैं, यानी उपग्रह किसके चक्कर लगाता है? अपने ग्रह के। ठीक है। और जो सारे ग्रह हैं वो किसके चक्कर लगाते हैं? सूर्य के। और आपको पता है टोटल कितने ग्रह हैं? 8 हैं। तो 8 के 8 किसके चक्कर लगाएंगे? सूर्य के। लेकिन ये जो उपग्रह है, उपग्रह यानी ग्रह से टूट कर बना हुआ टुकड़ा, ग्रहों से टूटा, ग्रहों का ही टूटा टुकड़ा होता है। ठीक है। सैटेलाइट्स जो हम, और हमारा जो नेचुरल सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट यानी प्राकृतिक जिसे बोल सकते हैं, कौन सा है वो? हमारा मून, चंद्रमा। ठीक है। बहुत पहले चंद्रमा भी शायद पृथ्वी का हिस्सा था, पढ़ा था मैंने एक जगह। तो कुछ टाइम बाद जब वो टूटा, पृथ्वी से ही निकल कर वो टूट कर अलग हुआ, और अब किसके चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी के। सूर्य के चक्कर नहीं लगा रहा। चंद्रमा किसके चक्कर लगाता है? पृथ्वी के। इसीलिए वो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कहलाता है। प्राकृतिक और यानी नेचुरल, और दूसरे होते हैं मैन मेड, यानी मैन मेड यानी क्या कहते हैं? मानव निर्मित। ठीक है। पहला होता है प्राकृतिक यानी मून, यानी चंद्रमा जो हमारा क्या है? उपग्रह, सैटेलाइट पृथ्वी का चंद्रमा है, जो कि नेचुरल सैटेलाइट है। नेक्स्ट, दोबारा से बताती हूँ एक बार मैं। सैटेलाइट क्या होते हैं? सैटेलाइट जिन्हें हिंदी में उपग्रह बोला जाता है। उपग्रह यानी ग्रहों के ही टूटे हुए टुकड़े। ठीक है। और सबसे पहला आपको पता ही है कि जो हमारा जो है उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है। जिससे भी ये टूट कर अलग हुआ है उसके चारों ओर चक्कर लगाएगा। चारों ओर चक्कर लगाने से आपको याद आया होगा पीछे जो हमने पढ़ा था परिभ्रमक। परिभ्रमक मतलब चारों ओर चक्कर लगाने वाला, घूमने वाला। जैसे कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, उसी तरह उपग्रह चारों ओर चक्कर लगाता है अपने ग्रह के। और अगर हम पृथ्वी की बात करें तो हमारा उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। कौन सा है हमारा उपग्रह? मून। ठीक है। लेकिन ये हमारा प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है। आगे मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों बोल रही हूँ बात। नेक्स्ट, उपग्रह। मैंने आपको बताया था कि जो एक उपग्रह है चंद्रमा वो है प्राकृतिक, यानी प्रकृति द्वारा निर्मित। प्राकृतिक तो आपको पता है नेचुरल, जो अपने आप इनबॉर्न हुए हैं। ठीक है। और मानव निर्मित उपग्रह क्या होता है? कृत्रिम पिंड,
जब हम लोगों को कुछ और नॉलेज लेनी है, कुछ कहते हैं ना साइंस में नए नए अनुसंधान होते रहते हैं, तो इसीलिए आदमी ने और आगे बढ़ रहा है और क्या बना दिया उसने, मानव निर्मित उपग्रह। ठीक है, अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी, आर्टिफिशियल और कृत्रिम बॉडी, नेचुरल ये कृत्रिम है। वर्डों को डिफाइन करना सीखना, डिफरेंस होना चाहिए नेचुरल और कृत्रिम। ठीक है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, और हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक और कृत्रिम। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने इनका निर्माण किया है, जिसका उपयोग, क्यों हम लोग सैटेलाइट बनाते हैं बताओ ज़रा। हम लोग सैटेलाइट हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी मून था, फिर हमने सैटेलाइट क्यों बनाया। तो हम लोग इसका जवाब ये दे सकते हैं, देखो ये क्वेश्चन ऐसे निकलते हैं सीटेट में, डायरेक्ट नहीं आते, कुछ आते हैं कि एज इट इज़ वन वर्ड वाले, लेकिन अब बीच बीच में से क्वेश्चन उठ के आते हैं। आपका हो सकता है कि ये जो मानव निर्मित सैटेलाइट होते हैं क्यों बनते हैं, तो इसलिए बने कि ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, और पृथ्वी पर जो संचार माध्यम है, संचार माध्यम मतलब कम्युनिकेशन, पता है आपको कम्युनिकेशन हर चीज़ का होता है। आजकल मैं आपको पढ़ा रही हूँ ऑनलाइन, ये भी तो एक कम्युनिकेशन का मेथड है। ठीक है, तो ये जो हमारा ये जब ये सब बने तभी हम लोग आज इस जनरेशन 2020 में ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ क्या कहते हैं अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट के थ्रू। ठीक है, तो ये किस लिए है कि एक तो हमें पृथ्वी के बारे में पता चलेगा क्या क्या चीज़ें हैं, या ऊपर आसमान में क्या चीज़ें हैं, और दूसरा ब्रह्मांड यूनिवर्स, उसके बारे में अभी हमें बहुत ही अल्प ज्ञान है। धीरे धीरे हम लोग नए नए सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं और नई नई जानकारियाँ इकट्ठा कर रहे हैं, और वो जानकारी इकट्ठा करने के लिए ही आदमी, जो हमारा देश, जो भी बोल सकते हैं साइंटिस्ट, क्या बनाते हैं, अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट। ठीक है, ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। दोबारा से बताना है, नेचुरल सैटेलाइट कौन सा था हमारा, चंद्रमा, जो अपने आप प्राकृतिक बना था प्रकृति के थ्रू, और ह्यूमन मेड कौन सा होता है, मानव निर्मित, जो हमारे साइंटिस्ट ने हमारी सहायता के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कहते हैं ना भविष्य की परेशानियों को दूर करने के लिए, कहते हैं सक्सेसफुल आगे बढ़ने के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ चीज़ों का इजाद किया, इन्वेंशन बनाई, उसमें से एक है हमारा अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट। ठीक है, नेक्स्ट हम आ गए हैं, ये था माध्यम के द्वारा, देखो दोबारा, मानव निर्मित उपग्रह कृत्रिम पिंड है, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल। ठीक है, यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के बारे में नॉलेज लेना, और पृथ्वी पर संचार माध्यम यानी जो अर्थ में, उसमें क्या कम्युनिकेशन होगा उसके बारे में, उसके लिए इसको क्या किया गया, लॉन्च यानी इसका इन्वेंशन किया गया है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, ये याद रखिए। ये आपने मिशन मंगल देखा होगा, अब तो पता लग गया होगा रॉकेट के थ्रू कैसे जाते हैं सैटेलाइट, रॉकेट के थ्रू जाते हैं, वो नीचे आ जाता है आधा हिस्सा, और सैटेलाइट ऊपर आसमान में अपने जो जिसका एक्सिस जो पॉइंट होता है, जो कक्षा होती है, जैसे कहते हैं ना, आगे बताऊँगा, ऑर्बिट, एक जिस कक्षा में उसे भेजना है वहाँ पर वो चला जाता है, और वो क्या बन जाता है, एक सैटेलाइट बन जाता है पूरा खुल के। ठीक है, तो ये बनाया जाता है, रॉकेट के द्वारा से अंतरिक्ष में भेजा जाता है, एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। कक्षा जिसे क्या बोला जाता है, ऑर्बिट। ठीक है, हर किसी की एक जगह है, मेरी यहाँ जगह है, आपकी वहाँ जगह है, उसकी कहाँ जगह है, उसकी जगह पर उसे एग्जैक्ट उस पोजीशन पे लोकेट किया जाता है। ठीक है, स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह, अब ये भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS और एड्यूसैट, याद रखिए, इनसैट, IRS, ये कौन से हैं, ये हमारे इंडियन हैं, 1 2, और तीसरा क्या है हमारा, एड्यूसैट। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह, ये इस पे अंडरलाइन कर लिए, भारतीय हैं ये, यानी किसने बनाए हैं, हमारे भारत, और हमारे भारत में कहाँ से होते हैं, इसरो, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ISRO, आंध्र प्रदेश में है ये। ठीक है, इसरो, भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एड्यूसैट इत्यादि है, ये हमारे 3 हैं। A human-made satellite is an artificial body. It is designed to be by scientists to gather information, collect करना information about the universe or for the communication. It is carried by a rocket. Rocket के थ्रू इसे ले जाया जाता है and placed in the orbit. ये मैंने आपको बता दिया था, इसको कक्षा को इंग्लिश में ऑर्बिट बोलते हैं, around the earth.
अर्थ के आसपास जो घूमेगा, जिस तरह से चंद्रमा घूम रहा है ना अर्थ के आसपास, वैसे ये सैटेलाइट भी हमारे जो अर्थ के गोल गोल घूमते हैं, ठीक है, और देखते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन लेकर उसे भेजते हैं हमारे पास, ठीक है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस, इंडियन सैटेलाइट्स मैंने आपको बताया था, इनसेट नंबर 1, IRS एंड एड्यूसेट। इन चीज़ों पे आप लोगों को याद रखना है कि इंडियन कौन सी हैं। इंडियन 3 है, इनसेट, IRS, एड्यूसेट, और भी है आर्यभट्ट, रोहिणी, लेकिन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना आपके कंटेंट बुक में दिया हुआ है सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है, उससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, लेकिन ये आपको अच्छे से आना चाहिए, याद होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें तो आपको टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है, कि हमारे जो ह्यूमन मेड जो सैटेलाइट हो कौन से, स्पेशली इंडिया के, तो ये वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम शूद्र ग्रह। अब एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? देखो, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त अभी हमने तारे पढ़े, हमने क्या क्या पढ़ लिया? तारे, तारे जिनमें प्रकाश और ऊष्मा होती है और जो चमकते हैं, सिंपल वे में हम इतना दिमाग में रखेंगे। फिर हमने पढ़ा कि सूर्य भी एक तारा है, सिमिलर उसमें भी होती हैं सारी जितने कैरेक्टरिस्टिक्स तारों में होते हैं सेम वही, क्योंकि सूरज भी एक तारा है। फिर हमने पढ़ा क्या कहते हैं, फिर हमने पढ़ा था ग्रह, ग्रह के बारे में जिनमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती, जो तारों की ऊष्मा और प्रकाश से चमकते हैं। जैसे कि उसका एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल लिखते रहा करो, ठीक है। एग्जाम्पल उसका अर्थ, अर्थ और सूरज से आप लोग फेमिलियर हैं और सूरज को आप रोज़ देखते भी हैं, ठीक है। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के, और तीसरा हमने क्या था? उपग्रह। उपग्रह क्या है? ये भी क्या है? जो ग्रहों के टूटे हुए टुकड़े कह सकते हैं, जो ग्रहों के चारों तरफ, अपने ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, वो है हमारे उपग्रह। यानी तारे, ग्रह और उपग्रह, ये 3 हमारे हो चुके हैं। अब नेक्स्ट आएगा हमारा शूद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स, ठीक है। अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड, ये भी किसके चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य के। ये याद रखना, इस पे जो है ये किसके लगाता है? ये सब किसके चक्कर लगाते हैं? तारे, क्या कहते हैं, ये ग्रह और ये शूद्र ग्रह, ये सब सूरज के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जो उपग्रह हैं वो सिर्फ अपने ग्रह के चक्कर लगाएंगे, ठीक है। चारों चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को शूद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। ये मंगल और बृहस्पति, मार्स और बृहस्पति, जुपिटर, उसके बीच में पाए जाते हैं। मार्स एंड कहाँ गया? जुपिटर, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। इनके बीच में पाए जाते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। वैज्ञानिक मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। कक्षा यानी ये अपने उसमें घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, और ये अपने उसमें घूम रहा होगा। तो ये जो इनके बीच का हिस्सा है, यहाँ पर ये पाए जाते हैं शूद्र ग्रह, ठीक है। ये आता है बहुत बार, रिपीट हुआ है, सीटेट में रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। शूद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में। ये याद रखना, मार्स और ये जुपिटर, इसके सेंटर में क्या पाए जाते हैं? हमारे शूद्र ग्रह। वैज्ञानिकों का कहना है शूद्र ग्रह के ही भाग हैं। एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स भी क्या है? जिस तरह से उपग्रह होता है ये भी होते हैं, लेकिन ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। देखो, हर चीज़, जैसे हमारा जो क्या कहते हैं उपग्रह है मून, वो थोड़ा बड़ा है, शेप उस वो आकार में बड़ा है, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, असंख्य होते हैं। ये छोटे छोटे जो ऐसे गोले लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, किसके लगा रहे हैं? इनकी भी अपनी कक्षा। ये किसके चक्कर लगा रहे होंगे? सूर्य के। याद रखना, सब लोग सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि सूर्य क्या है? हमारे बिल्कुल केंद्र में, सेंटर में है। एग्जैक्ट बोला जा सकता है कि हमारे सौर मंडल के सेंटर में कौन बैठा हुआ है? तो सूर्य देवता, इसीलिए सूर्य को देवता ही बोला जाता है, ठीक है। जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट गए थे। आपको पता है बिग बैंग थ्योरी याद होगा, छोटा मोटा याद होगा, कभी पढ़ा होगा। बिग बैंग थ्योरी, जब हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है तो कहते हैं कि वो निर्माण जो हुआ था किसी विस्फोट से हुआ था। तो जब विस्फोट हुआ तो बहुत सारे तारे, जिस कहते हैं कि ग्रह, सभी चीज़ें टकराई, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये, तो उन्हीं में से जो ग्रह थे जो बन रहे थे उनके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, छोटे छोटे पीसीज हो गए, और वो किस में कन्वर्ट हो गए? शूद्र ग्रह, ठीक है। क्या कहलाते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं उन्हें? एस्टेरॉइड्स, ठीक है। जो हमारा बहुत पहले जब हुआ था विस्फोट के बाद, बिग बैंग थ्योरी बोला जाता है वैसे इस विस्फोट को, ठीक है।
ग्रहों से टूटकर अलग हो गए, जो अब क्या कहलाते हैं, शूद्र ग्रह। पर आपको ये याद रखना है, शूद्र ग्रह किसके बीच में पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। ये वर्ड याद रखना, अराउंड द सन। ये पाए तो मंगल और किसके बीच में जाते हैं, जुपिटर के, लेकिन ये राउंड किसका लगा रहे हैं, सन का, ठीक है। ये मंगल और इसका वो नहीं लगा रहे राउंड, ये भी सन के ही आसपास घूम रहे हैं गोल चक्कर में। नेक्स्ट ये देखिए कुछ इस तरह से, ये है हमारा सूर्य, बिल्कुल आग का गोला। फिर ये हमारे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या है ये 8 हमारे, ये 8 हमारे प्लैनेट्स हैं जिन्हें ग्रह बोला जाता है, ठीक है। ये आपको सीक्वेंस बता दूंगी मैं। ये क्या है हमारे, ये देखो ये क्या है हमारा मंगल, और ये हमारा है जुपिटर। पता ही होगा आपको, जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति जिसे बोलते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर ये देखो, ये एरिया दिख रहा है आपको इस तरह से, ये घूमता हुआ, ये वाला एरिया, ये क्या है हमारे छोटे छोटे टुकड़े हैं देखो, और सबकी अपनी अपनी वो है, ऑर्बिट है, अपनी रेंज। ये देखो ये जो हल्का सा ये जो आपको वाइट और ब्लैक का पैटर्न दिख रहा है ना, ये वाला, ये हमारे क्या है, शूद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स। छोटे छोटे टुकड़े हैं देखो, और एक ही लाइन में ऐसे जा रहे हैं, और किसके चक्कर लगा रहे हैं, सन के। ये देखो पीछे से जा रहे हैं सन के, ठीक है। और किसके बीच में है, ये हमारा है मार्स, मंगल, और ये हमारा है जुपिटर। ये आगे मैं आपको बताऊंगी, ये बुध, ये कौन सा है, शुक्र, ये हमारे तीसरे नंबर पे हमारी अर्थ, पृथ्वी, ठीक है। ये हमारा जुपिटर, ये हमारा सैटर्न यानी शनि, ये हमारा क्या है, यूरेनस, और ये हमारा नेपच्यून। ये आगे मैं नेक्स्ट उसमें बताऊंगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। और ये जो हमारे पाए जाते हैं एस्टेरॉइड्स, कहाँ पाए जाते हैं, मार्स और जुपिटर के सेंटर में। लेकिन ये इनका राउंड नहीं लगा रहे, किसका राउंड लगा रहे हैं, सन का, सन के अराउंड ये घूम रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गए हम उल्का पिंड, देखो मीटरॉइड्स, इसको एस्टेरॉइड मत पढ़ना, ये है हमारा एस्टेरॉइड, हमारे शूद्र ग्रह थे, और मीटरॉइड्स उल्का पिंड है। अब सूर्य के चारों ओर लगाने वाले पत्थरों के, ये देखो वो क्या थे, हमारे ग्रहों के टूटे टुकड़े थे। और ये किसके हैं, छोटा सा लिख लिया करो अपने आसानी के लिए, पत्थरों के टूटे टुकड़े, ठीक है। उल्का पिंड क्या है, हमारे पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, और जो हमारे शूद्र ग्रह थे वो ग्रहों के छोटे छोटे टूटे हुए हिस्से थे, ठीक है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को, ये देखो, उल्का पिंड कहते हैं। द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटरॉइड्स, ठीक है। ये भी किसके चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य के। समटाइम्स दीज मीटरॉइड्स कम नियर द अर्थ, कई बार क्या होता है कि ये जो मीटरॉइड्स हैं, यानी ये जो उल्का पिंड है, वो हमारी पृथ्वी के बहुत पास आ जाते हैं। वायुमंडल के अलग अलग लेयर्स हैं, जब वो बीच में मध्यमंडल में आ जाते हैं ना, कई बार घूमते हुए सारे आसमान में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं घूम रहे हैं, तो जब वो आते हैं तो वो क्या होते हैं, एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, और क्या करते हैं, पृथ्वी के इतने नज़दीक कि इनकी प्रवृत्ति गिरने की होती है पृथ्वी पर। आपको पता है पृथ्वी में क्या है, ग्रेविटी है, वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो ग्रेविटेशनल पावर के कारण क्या होता है, पृथ्वी पर गिरने को होते हैं। तो क्या होता है, इस प्रक्रिया के दौरान जब वो हमारे पास क्या है, एयर है, ठीक है ना, हमारे यहाँ वायु भी है, जब वो हमारी वायु से के साथ टकराते हैं तो क्या होता है, वो जल जाते हैं, गर्म होकर जल जाते हैं, याद रखना, ठीक है। जब भी कोई उल्का पिंड यानी पत्थर के टुकड़े जब हमारी अर्थ के पास, जब हमारे वायुमंडल के आसपास आते हैं, तो कई बार क्या होता है, जब पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींचती है तो नीचे की तरफ आ जाते हैं, और जब वायु से टकराते हैं, घर्षण, जब कोई दो चीज़ें टकराएंगे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, गर्मी आएगी, तो क्या हो जाते हैं, वो गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश, वो तो होगा ही भैया, जब गर्म चीज़ से टकराओगे तो वो तो आएगी, क्या कहते हैं, ऊष्मा या फिर प्रकाश तो निकलेगा ही, तो प्रकाश उत्पन्न होता है। और कभी कभी कोई उल्का पिंड, कई बार क्या होता है कि कोई उल्का पिंड
पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है। पूरी तरह जले बिना क्या होता है, पृथ्वी पर गिर जाता है ये, ठीक है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। याद रखना, कई इतनी तेज़ी से ये आता है, इतना गर्म होता है कि हमारी जो अर्थ का जो सरफेस है, ऊपर पर्पटी कहते हैं, वहाँ पर भी गड्ढे कर देते हैं, इतनी गर्म होती है इनकी हीट, ठीक है। तो याद रखेंगे उल्का पिंड और शूद्र ग्रह बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। शूद्र ग्रह क्या होते हैं, ग्रहों के टुकड़े हैं, जबकि उल्का पिंड क्या है, हमारे पत्थरों के टूटे हुए टुकड़े हैं। शूद्र ग्रह भी क्या कर रहे हैं, सूरज के चक्कर लगा रहे हैं, और उल्का पिंड भी सूरज के चक्कर लगा रहे हैं। शूद्र ग्रह हमारे कहाँ पाए जाते हैं, ये याद रखना। इसमें कोई हमें देखो किसी ग्रह के बारे में नहीं बताया, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। शूद्र ग्रह हमारे मंगल और जुपिटर यानी बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये उल्का पिंड कभी कभी क्या होता है, जब हमारे वायुमंडल में आते हैं तो वायु के घर्षण, जब दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है तो वो जल के क्या हो जाते हैं, पृथ्वी पर आ जाते हैं। और कई बार वो बिना जले ही क्या करते हैं, पृथ्वी की जो ऊपर की लेयर उसको तोड़ के अंदर चले जाते हैं और गड्ढा सा बन जाता है। गर्म चीज़ जब आती है, जब कोई गर्म चीज़ आप हीट की लगाओगे, चाकू वगैरह, तो क्या होगा, अंदर ही तो जाएगा, तो ये गड्ढे बन जाते हैं हमारे धरातल पर, ठीक है। नेक्स्ट हम आ गए, ये देखो, ये हमारा क्या है, देखो आसमान से ये आ रहा है उल्का पिंड, और ये क्या है, ये नीला जो दिख रहा है ना आपको, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। तो जब ये पृथ्वी में आ रहे हैं तो हमारे, आपको पता है कि पृथ्वी के अलग अलग मंडल हैं, वायुमंडल। तो जब ये ज़्यादातर मध्य मंडल में आके टकराते हैं, ठीक है, अलग अलग है, जब आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जहाँ भी ये पृथ्वी कहीं भी गिरते हैं वहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है। ज़्यादातर तो क्या होता है, जल के वहीं भस्म हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार जो जला हुआ पार्ट है या बिना जले भी नीचे भी गिर जाते हैं पृथ्वी पर, ये याद रखना, ठीक है। ये बड़े घातक होते हैं जब ये आप लोग बना सकते हैं, या आपके पास होगा ये।